स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर कंप्यूटर की बहुत ही बेहतरीन सीरीज को बड़े आसान तरीके से आप लोगों के लिए लाया गया है, जिसे आपने समझना है, करना है और एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है। अब तक हमने जितने भी पार्ट्स बनाए हैं आपने मिस कर दिया है तो बिल्कुल ना घबराएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखें और समझें। लास्ट वीडियो में हमने सुपर कंप्यूटर की कुछ बहुत ही बढ़िया रोचक बातों को जाना था जो कि एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज उसे हम समाप्त करेंगे और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में एमसीक्यू आने वाली है। हाँ जी, एमसीक्यू, और आपने मिस नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में जीतना है, सफलता प्राप्त करनी है तो आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी लगाने होंगे, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें किस प्रकार से आंसर दिया जाता है। डन है? तो दोनों बातों को सीखने के लिए आप एमसीक्यू भी अटेम्प्ट करेंगे। डन? और बने रहे गुरु केंद्र के साथ अंत तक, जो आपको सफलता दिलाकर रहेगा ही। बात करें सुपर कंप्यूटर में अब नया सेक्शन जोड़ने की, तो पहला सवाल तो यही उठता है कि सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। तो सुपर कंप्यूटर की जो गति है, स्पीड है, वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? शाबाश, तो फ्लॉप्स में मापी जाती है। यानी कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को आप मेजर करेंगे, मापेंगे तो किस में मापेंगे? फ्लॉप्स में मापेंगे। और फ्लॉप्स के आधार पर देखा जाए तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर तो आपको कम से कम शुरू के 5 तो याद होने ही चाहिए, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि भारत कौन से नंबर पर आता है। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जो सुपर कंप्यूटर है, वो यूएसए का है, जो कि है फ्रंटियर। क्या नाम है? शाबाश, साथ साथ बोल के करें, अभी के अभी याद कर लीजिए, इसे आगे का पंगा छोड़ें। तो यूएसए यानी कि फ्रंटियर, फ्रंटियर जो है यूएसए का पहला सुपर कंप्यूटर हो गया। डन है? दूसरे नंबर पर आता है जापान का। जापान का कौन सा भाई? तो फुगाकू। जापान का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? शाबाश, तो फुगाकू। तीसरे नंबर पर आता है फिर से यूएसए, बाबा फिर से यूएसए, और इसका जो सुपर कंप्यूटर है तीसरे नंबर पर, जो विश्व में तीसरा स्थान गिराता है, वो है समिट। चौथे नंबर की बात करें तो फिर बाजी मारी है यूएसए ने, और यूएसए में इस बार सिएरा। चौथे नंबर पर कौन सा लिखेंगे भाई? सिएरा। पांचवें नंबर पर चाइना का सुपर कंप्यूटर आता है, और चाइना का सुपर कंप्यूटर जो है वो है सनवे तेहुलाइट। साथ में बोलें, सनवे तेहुलाइट। हाँ जी, शाबाश, साथ में बोल बोल कर ही याद करना है आपको। तो सनवे तेहुलाइट इसका सुपर कंप्यूटर हो गया। ये एच है और ये भी क्या है? एच। ओके है? और ये भी ध्यान रखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास पाए जाते हैं? तो चाइना के पास। ओके, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर बनाने या रखने वाला जो देश है वो चाइना है। ओके है? अब इसमें बात करें स्पीड की, तो पहले नंबर पर बाजी मारता है फ्रंटियर, जो कि चलता है 1.102 से 1.682, यानी कि आपका 1.1 से 1.6 के एक्सा फ्लॉप में। किस में चलता है? एक्सा फ्लॉप। ई से एक्सा हो गया, एफ से फ्लॉप हो गया। डन है? यानी कि ये एग्जाम में चल रहा है, और बाकी जितने भी हमने लिखने हैं वो सब के सब पेटा में है। और ये एग्जा, पेटा, ये केबी, एमबी क्या होता है, तो बिल्कुल ना घबराएं। इसके बाद जो सेक्शन आएगा वो मेमोरी यूनिट का ही आएगा, जिसके अंदर इसी के बारे में आपको डिटेल वाइज समझाया जाएगा। ओके है? तो आगे बढ़ते हैं। फुगाकू की बात करें तो फुगाकू का 415.5 आपका पेटा फ्लॉप में चलेगा। किस में चलेगा? शाबाश, तो पेटा फ्लॉप में। ओके है? इसी तरह से सबमिट की बात करें तो सबमिट चलता है आपका 200 पेटा फ्लॉप पर। पेटा फ्लॉप। आगे यूएसए की बात करें तो यूएसए 125 पेटा फ्लॉप पर चलेगा, और सनवे की बात करें तो यह आपका चलता है 93 पेटा फ्लॉप पर। ओके हो गया? तो ये तो हो गए विश्व के 5 नंबर के प्रथम के कंप्यूटर, और वो भी सुपर में। ठीक है? इसमें सबसे तेज वाला कौन सा हो गया? तो यूएसए का फ्रंटियर। बात करें भारत कौन से नंबर पर आता है, तो भारत अगर 100 की सूची बनाई जाए, 100 की लिस्ट बनाई जाए, तो भारत का 63वें नंबर पर 63 पर एक कंप्यूटर आता है जो है परम। क्या है भाई? परम।
तो 63वें नंबर पर जो कंप्यूटर आएगा वो है परम। और बात करें परम की तो ये जो है अपनी स्पीड लेकर आता है कितना, तो 5.2 पेटाफ्लॉप की। कितने की लेकर आएगा, तो 5.2 पेटाफ्लॉप की। फिर एक और कंप्यूटर भारत का आता है विश्व में 78वें नंबर पर। कितने पर भाई, 78 पर। आपका नाम इसका ध्यान रखें जरूर, प्रत्यूष। शाबाश, क्या नाम है, प्रत्यूष। और प्रत्यूष जो है वो 6.8 पेटाफ्लॉप की स्पीड लेकर आपके सामने आता है। अब आप बोलेंगे ओ ये क्या लिखवा दिया आपने, परम में तो 5.2 पेटाफ्लॉप लिखवाया है और प्रत्यूष में कितना लिखवा दिया, तो 6.8 पेटाफ्लॉप्स। तो बिल्कुल ना घबराएं, ये बिल्कुल सही है। प्रत्यूष जो है वो अकेला काम नहीं करता, प्रत्यूष के साथ एक और जोड़ा गया है, यानी कि प्रत्यूष तो उसमें है ही, और प्रत्यूष के साथ एक और कंबाइंड रूप में काम करता है मिहिर। तो प्रत्यूष और मिहिर मिलकर ही 6.8 पेटाफ्लॉप बनाते हैं। प्रत्यूष की स्पीड हो गई 4.0 पेटाफ्लॉप और मिहिर की कितनी हो गई, तो 2.8 पेटाफ्लॉप्स। क्यों, तो सवाल उठता है कि सबकी स्पीड याद करनी जरूरी है? नहीं बाबा, कंप्यूटर के नाम याद रखो, पहले पे कौन है ये याद रखो, हाँ भारत वाला याद कर लेना तो वो अच्छी बात है, सबके नहीं पूछता। डन है यहाँ तक? मेन ध्यान रखें, टिक कर देते हैं। इसका आप परम का ध्यान रखें, प्रत्यूष का ध्यान रखें, बस। क्या ध्यान रखें, तो स्पीड ध्यान रखें, नाम ध्यान रखें। डन है। अब सवाल ये उठता है कि फिर से 6.8 है, ये 5.2 है, तो 6.8 को आपने 78 नंबर पे क्यों रखा, 5.2 को आपने 63 नंबर पे क्यों रखा? तो भारत कहता है कि मेरा सबसे सुपर कंप्यूटर, तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा, प्रत्यूष। ओहो, भारत कहता है कि मेरा सबसे तेज कंप्यूटर प्रत्यूष है। दुनिया कहती है अच्छा ऐसे कैसे बाबा, आपने तो इसमें दो दो लगा रखे हैं, दो वाला मत बताओ, इंडिविजुअल वाला बताओ जो इकलौता काम करता हो, तो वहां पर बाजी मार जाता है। परम अकेले काम करता है इतने पेटाफ्लॉप्स पर, 5.2 पर, इसलिए परम जो है दुनिया में 63वें नंबर पर आता है, गिरता है, अपना पोजीशन डालता है। डन है। बात करें प्रत्यूष की तो ये इंडिविजुअल नहीं है, अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, शाबाश, कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से रैंक किया गया है, एक के हिसाब से काम करने पर रैंक किया गया है। डन है यहाँ तक? अब प्रत्यूष जो है ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो प्रत्यूष आपका भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा ये प्रयोग में क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई, तो नई दिल्ली में। डन है। तो ये आपके कुछ कंप्यूटर हो गए जिसे आपने ध्यान रखने हैं सुपर कंप्यूटर के रूप में। अब बात करें परम की तो कई बार एग्जाम में कुछ ऑप्शन दे देगा और कहेगा इसमें से कौन सी परम की श्रेणी है, कौन सी नहीं है। तो परम के कुछ कंप्यूटर के नाम आपको याद होने चाहिए जरूर। डन है। तो परम की कुछ सीरीज है, उसके नाम मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, इसे नोट करें, शाबाश, जल्दी से जल्दी नोट करें इसे। डन है। चलिए तो साथ साथ समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो परम सीरीज़ की बात करें तो परम सीरीज़ में पहला जो नाम आता है वो परम सीरीज़ यानी कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आता है, जिसके अंदर आप नाम लिखेंगे सबसे पहला परम 8000, और इसकी जानकारी हमने पहले ही ले ली थी, ध्यान होनी चाहिए आपको भाई। फिर आगे परम 8600, ठीक है, परम 9000, फिर परम 10000। ये तो वो हो गए जो नाम के हिसाब से थे। आगे बढ़ें तो आगे परम कॉमन है सब में, यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ मैं। तो परम आपके बाद यहाँ पर पद्मा आ जाएगा, फिर परम युवा, फिर युवा सेकंड, तो युवा से वो क्लियर हो जाना है, आप युवा ध्यान रखें। फिर परम ईशान, इसके बाद परम शिवाय, फिर परम ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद आप लिखिएगा परम सिद्धि, क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। और परम के बाद आप सिद्धि के बाद लिखिएगा संगणक, संगणक हमने नाम भी पढ़ा था।
अच्छा, क्या कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक ही है? बाबा कंप्यूटर मतलब कंप्यूट करना, क्या करना? कंप्यूट करना। और कंप्यूट मतलब गणना, यानी कि कैलकुलेटर को आप हिंदी में क्या कहते हो? तो संगणक कहते हो। और कंप्यूटर जो प्रारंभिक रूप में था वो कैलकुलेटर के ही रूप में था, इसीलिए उसको संगणक के रूप में जाना जाता है। डन। उसकी कोई पर्सनल डेफिनेशन नहीं है, कंप्यूटर कंप्यूटर ही होता है। डन है, तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो परम संगणक, अगला जो लिखेंगे आप वो क्या लिखेंगे? परम संगणक। ठीक है, तो कंप्यूट मतलब होता है कैलकुलेटर मतलब होता है संगणक। डन है। और कंप्यूटर जो है वो प्रारंभिक रूप में कैलकुलेटर के रूप में कार्य करता था तो इसलिए उसे हम संगणक भी कहते थे। यानी कंप्यूटर शुरुआती दौर में एक प्रकार का कैलकुलेटर ही था। तो परम संगणक हो गया। फिर इसके बाद आता है सिद्धि हो गया, संगणक हो गया। तो अब दो नाम जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक तो प्रवेगा यानी कि परम प्रवेगा, और एक नाम आपको ध्यान रखना है परम गंगा, जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, जो कि आपका डेट याद रखिएगा। तो 7 मार्च 2022, क्या याद रखेंगे इसमें डेट? तो 7 मार्च 2022 को परम गंगा का इनॉग्रेशन हुआ है। डन है। इसके स्पीड की बात की जाए तो इसमें 1.6 पेटाफ्लॉप्स लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है भाई? तो 1.6 पेटाफ्लॉप्स लगा हुआ है। ओके है। तो ये आपको कुछ सीरीज यानी परम सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, जो कई बार एग्जाम में ऑप्शन में दे देता है और आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये परम की सीरीज है या नहीं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो सके। ओके, तो ये करंट वाला भी इसमें ध्यान रखिएगा, पहले वाला तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, नोट करें। शाबाश, जल्दी से। तो चलिए आगे समझा जाए और देखा जाए ध्यान से भी। तो अब हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में सीख लिया, उसकी डेफिनेशन सीख ली, प्रयोग सीख लिए, कुछ सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल सीख लिए, विश्व में कौन किस स्थान पर आता है ये सीख लिया। अब बात है मेन फ्रेम कंप्यूटर की, यानी कि इसको अब आगे बढ़ाएंगे हम। डिजिटल कंप्यूटर के मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाएगी। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जहाँ भी आता है तो इसे भी आप कम ना समझें। क्यों कम ना समझे भाई? क्योंकि इसके अंदर भी बड़े पैमाने पर चिपों का, याद है ना, बड़े पैमाने पर चिपों का प्रयोग होता है। यानी कि यह सुपर कंप्यूटर के बाद सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के बाद लिखिएगा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, माना जाता है। इसके आकार की बात करें और इसके बनावट की बात करें तो आकार और बनावट के आधार पर इसे बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में बिग आयरन पूछे तो बिग आयरन संकेत देगा किसकी ओर? मेन फ्रेम कंप्यूटर की ओर। बिग आयरन कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो इसे बिग आयरन से भी जाना जाता है। डन हुआ यहाँ तक? अब अगर ये बिग आयरन से जाना जाता है और सुपर कंप्यूटर के बाद सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होता है, सॉरी मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या है? तो ये जो है मेन सर्वर के रूप में काम करता है। कैसे काम करेगा? मेन सर्वर, या फिर इसे मल्टी यूज़र भी आप कह सकते हो। मल्टी यूज़र या फिर मेन सर्वर के रूप में ये क्या करता है? काम करता है। अब ये मेन सर्वर होता क्या है? तो कुछ ऐसा समझें कि मान लो कि एक रेलवे विभाग है, एक रेलवे विभाग है। अब रेलवे विभाग जो है वो अपने अलग अलग स्टेशनों पर, या फिर ये अलग अलग स्टेशन हो गए, नीचे हमने कुछ अलग अलग स्टेशन बना दिए, इनके डिपार्टमेंट बना दिए अलग अलग। इन सभी डिपार्टमेंट पर यानी ए बी सी डी ई सब पर नियंत्रण रखने के लिए एक मुख्यालय भी तो बनाया गया होगा। तो ये रहा मुख्यालय। तो जो हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, वहाँ पर जिस सर्वर का रूप प्रयोग किया जाता है उसे मेन सर्वर या फिर मेन कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है।
अब ये जो है ये किसके आदेश पे काम कर रहे हैं, ये ब्रांचेज हो गई एक तरह की, और ब्रांचेज किसके आदेश पे काम कर रहे हैं, मेन फ्रेम के आधार पर। यानी कि रेलवे स्टेशन इतने सारे हैं, और ये रेलवे स्टेशन इतने सारे, तो इन सभी रेलवे स्टेशनों का कहीं ना कहीं तो एक हेड होगा जो इन सभी रेलवे स्टेशन को कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रहा होगा। तो जहां पर इन सभी रेलवे स्टेशनों का मुख्य घर होगा यानी मेन हाउस होगा, वहां पर एक कंप्यूटर लगा होगा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, और वो सभी रेलवे स्टेशनों को कमांड देता होगा, भैया ऐसे करो ये करो। तो वहां पर मेन सर्वर का प्रयोग हो रहा है। बात समझ में आई? सीधी भाषा में हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर मेन सर्वर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, और उसकी ब्रांचेज हैं। तो ब्रांचेज जो है वो क्या है, ABCD ये इसकी क्या है, ब्रांचेज है। तो ब्रांचेज में आपका प्रयोग होता है मिनी कंप्यूटर का। फिर से समझे, मान लो कि आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत सारे ब्रांच होंगे, कुछ चाइना में होंगे, कुछ जापान में होंगे, भारत में होंगे, लेकिन आपका मेन मुख्यालय जो है वो सपोज करो अमेरिका में है। तो अमेरिका से रहकर आप हर जगह जाते तो नहीं होंगे, कभी कभी चले गए अलग बात है, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं जाते होंगे, किसी एक जगह से ही तो आप कंट्रोल कर रहे होंगे। तो मान लो कि अमेरिका में रहकर आप सभी जगहों को कंट्रोल कर रहे हो, कैसे? तो अमेरिका में आपने एक कंप्यूटर बिठा दिया होगा जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, वहाँ से बाकी ब्रांचों पर आप नज़र रख रहे हो, और जो ब्रांच कंप्यूटर यूज़ करता है उसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं। बात ओके हुई या नहीं हुई? तो बिल्कुल हो गई भाई। यानी कि कुछ ऐसा समझो कि SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पीछे ऑफ इंडिया लग जाए, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बात ओके हो गई। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय महाराष्ट्र में है, लेकिन आप नई दिल्ली में बैठकर भी इसका लाभ उठा रहे हैं। आप यूपी में जाएंगे तब भी इसका लाभ उठाएंगे। अरे बाबा, आप लगभग भारत में कहीं भी चले जाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लाभ उठा पाएंगे। अब ये जो आप यहाँ पर आ गए, अब ध्यान से समझो, मान लो कि मैं नई दिल्ली के एक ब्रांच में गया, नई दिल्ली के ब्रांच में भी तो लोग काम कर रहे हैं बैठकर। आप पैसा जमा कराने जाते हैं तो वहाँ पर एक बैठकर व्यक्ति बैठा होता है ना, जो काम कर रहा होता है। अब उस ब्रांच को भी तो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा, उस व्यक्ति को भी तो कोई ना कोई आदेश देता होगा, कंट्रोल कर रहा होगा, उसके कंप्यूटर को कोई कंट्रोल कर रहा होगा। तो ब्रांच को जो कंट्रोल करता है वो होता है मिनी कंप्यूटर। डन है। ब्रांच को जो कंट्रोल कर रहा है वो हो गया मिनी कंप्यूटर। और ये जो ब्रांच जिसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, यानी कि मुख्यालय महाराष्ट्र में जो बैठा मुख्यालय, वहाँ से कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो इसके पास होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके। तो हेडक्वार्टर में मेन फ्रेम कंप्यूटर, ब्रांच में मिनी फ्रेम कंप्यूटर, और जो व्यक्ति बैठ के चला रहा है ना अकेले पर्सनल यूज़ के लिए, उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। आपके घर में कंप्यूटर है, आपके लिए है, सिर्फ आपके पर्पज़ को पूरा करता है, तो वो पर्सनल कंप्यूटर है, या पूरे ब्रांच के पर्पज़ को पूरा कर देगा, ब्रांच के नहीं। तो आप ब्रांच से जुड़ोगे तो मिनी कंप्यूटर, ब्रांच किसी से जुड़ेगा तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से व्यक्ति की बात हो तो पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्ति किसी संस्था से जुड़े तो मिनी कंप्यूटर, संस्था किसी बड़े संस्था से जुड़ जाए हेडक्वार्टर वगैरह से तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब आपको इस की चैन को समझना होगा। ओके। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये मेन सर्वर कंप्यूटर के रूप में क्या करता है? शाबाश, मेन सर्वर कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसको मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी यूजर कंप्यूटर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ओके होना चाहिए। तो मेन सर्वर कंप्यूटर के रूप में कार्य करेगा तो मल्टी यूजर कंप्यूटर कहेंगे, क्योंकि इसका बहुत जने क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। आगे इसकी बात करें तो ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल आपके नोट किए जाएं तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है एनियाक। क्या हमने ये एनियाक पहले पढ़ा है? ओहो हाँ जी, पढ़ा हुआ है। विश्व का पहला पूर्ण रूप से निर्मित डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, जिसको आपने ऐसे भी लिखा है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर फॉर पर्पस। कौन सा पर्पस? तो जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस के रूप में बनाया गया पहला डिजिटल कंप्यूटर। और पूर्ण रूप से पूछे, कई बार एग्जाम में पूछे पूर्ण रूप से निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो हमने आप वहाँ पर स्टार लगाया था, एनिया के टिक करना है। डन है। फिर इसी से आगे बढ़ते हैं तो एक और आता है जिसमें नाम आता है यूनिवैक का। और भी पढ़ें तो ICL 39,
CDC भी आता है, CDC 3699। IBM के लिखो, IBM के कुछ एग्जाम्पल लिख लो तो IBM 704, IBM सिस्टम Z9 सीरीज़। तो ये आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल में याद होने चाहिए, खासकर जिस पे मैं सर्कल लगा दूं वो तो याद ही होनी चाहिए। ओके है। मेनली आपको ENIAC और UNIVAC पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, कारण भी बता दिया इसका, तो हमें पता है कि ये पहला डिजिटल कंप्यूटर हो गया, चाहे वो आप जनरल पर्पस से पूछो या पूर्ण रूप से निर्मित पूछो। यूनिवैक क्यों याद करना है, तो यूनिवैक आपको इसलिए याद करना है कि ये दुनिया का पहला कमर्शियल, दुनिया का पहला कमर्शियल यानी कि हो गया आपका दुनिया का पहला व्यापारिक, क्या हो गया, शाबाश, व्यापारिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट कमर्शियल यूज कंप्यूटर या फिर फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर लिख लेना, क्या होगा, तो यूनिवैक होगा। ओके है। ENIAC का तो पता है, यूनिवैक और हमने समझ लेना है। ओके हो गया। और भी यूज़ पढ़े इसके, तो यूज़ में आप यहाँ पे लिखिएगा, ये तो एग्जाम्पल हो गए, इसके उपयोग में लिखिएगा, उपयोग में कुछ कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्पेस कम है मेरे पास, मैं बोल देता हूँ, नोट करें। इसका उपयोग आप अगर मेन सर्वर के रूप में कर रहे हो तो रेलवे विभाग में कर सकते हो, रेलवे विभाग का मेन सर्वर। अरे बाबा, यातायात विभाग का मेन सर्वर। जनगणना के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, किसके लिए, जनगणना के लिए। उपभोक्ता केंद्र में इसका प्रयोग किया जाता है, कमर्शियल कंप्यूटर लिखा है ना, तो उपभोक्ता केंद्र में, औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए जो आपको कई भी कभार ऑप्शन में मिल जाते हैं। डन है, तो इसे नोट करें और कुछ खास इसमें समझने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और मिनी कंप्यूटर की और यानी मिनी फ्रेम कंप्यूटर की ओर बढ़ा जाए। डन है, चलिए शाबाश, जल्दी से नोट करें इसे। चलिए इसी में अब आगे की कड़ी जोड़ी जाए, यानी कि मिनी फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए। तो मिनी फ्रेम कंप्यूटर जो है मिनी फ्रेम कंप्यूटर जो है, इसे आप ऐसे समझें कि भैया मेन सर्वर की बात हो, अगर मेन सर्वर की बात हो रही है तो मेन सर्वर में मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा। मेन सर्वर में जो कंप्यूटर आएगा वो कौन सा होगा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। और इसके ब्रांचेस या फिर इसके ब्रांच ऑफिस की बात की जाए, जैसे ये A, B, C, D, ये इसके क्या हो गए, ब्रांच हो गए। तो ब्रांच सर्वर में जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा, ब्रांच सर्वर में जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा वो मिनी फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, मिनी फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। तो सीखने वाली क्या बात है, तो इसे देखो, इसका जो हिस्सा है, रेंज है, वो सिर्फ अपने ब्रांच तक ही सीमित है। तो इसे मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे मिड रेंज कंप्यूटर से किसे जाना जाता है, तो आपको मिनी फ्रेम कंप्यूटर बताना है। डन है। और इसमें पूछा जाए इसके प्रयोग के आधार पर, तो इसे संगठनों, जो बड़े बड़े संगठन होते हैं, संगठनों के ब्रांच ऑफिस के रूप में, ब्रांच ऑफिस में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। या फिर एक और चीज़ जो इसमें समझ सकते हो ये कि मान लो कि वो संगठन इतना बड़ा ना हो, संगठन छोटा हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो और छोटे संगठनों द्वारा, और छोटे संगठनों द्वारा भी इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि अगर संगठन बड़ा है तो अपने ब्रांच के लिए इसका प्रयोग करेगा, संगठन छोटा है तो बड़ा कंप्यूटर लेके क्या करेगा, वो कौन सा ले लेगा, मिनी फ्रेम कंप्यूटर ले लेगा। बात समझ में आई। इसको हटा दे रहे हैं, ये हमने पीछे भी सीखा था अच्छे से, SBI का एग्जाम्पल दिया था ना भाई, तो वो यहाँ पर आपका फिट बैठ जाएगा। फिर अगली चीज़ जो इसमें सीखें, तो इसके अंदर आपको इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो PDP-8 जो है वो इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको याद होना चाहिए VEX 800 का, मैग्नम भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। और अगर ध्यान रखें तो स्पार्क, SPARC याद कर सकते हैं। इसके अंदर आप
प्राइम कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, जो प्राइम कंप्यूटर होते हैं वो भी आपका होगा। एक HP का भी लिखिएगा, HP 3000 जो है इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा जिसके अंदर ये मैंने आपको पहले बोला जिस पे मैं बॉक्स कर दूं या आप अंडरलाइन कर दूं वो याद होना चाहिए। जैसे अंडरलाइन वहाँ किया HP 3000 और PDP 8। PDP 8 का क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा? क्योंकि ये फर्स्ट यानी कि पहला, दुनिया का पहला क्या है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर। दुनिया का पहला मिनी फ्रेम कंप्यूटर अगर एग्जाम में पूछे तो आपको नाम बताना है PDP 8। ओके है, तो PDP 8 इसका हो गया। साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखेंगे कि भैया सर्वर के रूप में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो सर्वर के रूप में मेन सर्वर पूछे यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मेन सर्वर की बात हो रही है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, डन है। मेन सर्वर में मेन याद रखो, मेन सर्वर में मेन फ्रेम कंप्यूटर। और अगर आपका ब्रांच सर्वर पूछ रहा है, ब्रांच सर्वर पूछ रहा है, सर्वर में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग होगा, तो मेन सर्वर में मेन फ्रेम कंप्यूटर और ब्रांच सर्वर में मिनी वाला याद रखेंगे जो हमने अभी सीखा है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर। ओके हुआ या नहीं हुआ? दोनों का प्रयोग सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। तो ऐसे भी ऑप्शन दे देगा, निम्न में से किसका प्रयोग आप सर्वर के रूप में करते हो, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर मिनी फ्रेम कंप्यूटर, डन है। और दुनिया का पहला मिनी फ्रेम कंप्यूटर PDP 8 है। ओके, इसे भी नोट करें, आगे बढ़ा जाए। आज ये सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए और नया सेक्शन यानी कि अगली क्लास में MCQ अटेम्प्ट करके नया सेक्शन पढ़ेंगे हम मेमोरी यूनिट का। मिस ना करें, वीडियो को अंत तक देखें और अपने आप को बेहतर बनाते जाएं। डन है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो इसमें एक और कड़ी यानी कि माइक्रो कंप्यूटर को जोड़कर आज के अध्याय को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इसके MCQ को अटेम्प्ट किया जाएगा, तो याद करें और अपने आप को टेस्ट में अपने आप को परखें, समझें, बेहतर बने। ओके है, तो माइक्रो कंप्यूटर अगर समझा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर कहीं ना कहीं आपकी चौथी पीढ़ी से, कहाँ से शाबाश, 4th जनरेशन से। तो इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर या फिर इसका प्रयोग 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी से आरंभ हुआ। और ये संभव क्यों हो पाया, क्यों हम चौथी पीढ़ी से इसका प्रयोग कर पाए? क्योंकि यहाँ पर एक IC यानी आपने इसके बारे में समझा हुआ है। IC यानी कि ये जो IC है इसकी खोज कहीं ना कहीं कब हो गई थी, 3rd जनरेशन में। किल्वी याद है ना, किल्विशे, हाँ जी। तो इसका प्रयोग चौथी जनरेशन में आरंभ हुआ क्योंकि 3rd जनरेशन में कहीं ना कहीं IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हम करने लग गए थे। ओके है, अब हुआ क्या, इस माइक्रो प्रोसेसर से होता क्या है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। और ये हमें पता है, माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हमने पीछे सीखा है। अब एक माइक्रो प्रोसेसर की वजह से इतना बदल जाना कैसे भाई? क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से आज आकार में छोटे, सुविधाजनक हो गए हैं, जिसे आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। अरे बाबा, लैपटॉप एक स्थान से दूसरे स्थान से जा सकता है, बिल्कुल। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर का। आपका फ़ोन, ये सब हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर जो है एक प्रकार का पोर्टेबल, यानी कि इसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर से भी जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर बार बार आ रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर अगर आपसे पूछा जाए तो इंटेल 4004। क्या बताएंगे भाई? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, जिसकी खोज लिखेंगे शाबाश, जिसकी खोज हुई थी 1970 में। तो यहाँ पर जितनी बातें आपको लिखी हैं ये क्लियर होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर पहला जो बना था वो इंटेल 4004। कब भाई? तो 1970 में, जो कि माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक क्रांति साबित हुई। ओके है,
अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझ के लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर iMac, क्या लिखेंगे? iMac इसका क्या है? एग्जाम्पल है। PS2 क्या है? इसका एग्जाम्पल है। PS2 ऐसे लिखिएगा, PS2 क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है। एप्पल लिखेंगे, एप्पल का जो मैक है वो क्या है? इसका एग्जाम्पल है। अरे बाबा सीधी भाषा में मैं बोलूँ तो दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में जितने भी नई तकनीक के आधार पर कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? माइक्रो कंप्यूटर के, जिसमें आपने नाम लिखा हुआ है लैपटॉप, इसी का एग्जाम्पल है। ओके है, और नाम लिखें इसमें तो आप पाम टॉप या फिर यहाँ पर टैबलेट भी लिख सकते हो, टैबलेट इसी का एग्जाम्पल है। पाम टॉप जो हथेली पे रख के चलाया जाए उसका ये एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, इसके अंदर एक और नाम लिख सकते हैं PDA, याद है ना सबको? PDA भी क्या है? इसी का एक एग्जाम्पल है। ओके है, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं क्या? माइक्रो कंप्यूटर से। पोर्टेबल कंप्यूटर जो आप अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट करके चला सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो, अपनी गोद में रखकर या हाथ में रखकर, या फिर एक हथेली में जो आ जाए, वो सब किस में आता है? माइक्रो कंप्यूटर में आता है। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ये संभव हो पाया है, जिसका प्रयोग 4th जनरेशन में शुरू हुआ था। अब आपसे एग्जाम में पूछे पहला प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004 जो 1970 में बना था। इसी प्रकार से अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो वहाँ पर आपको नाम बताना है सिद्धार्थ। क्या नाम बताएंगे? सिद्धार्थ। भारत का पहला क्या था भाई? माइक्रो कंप्यूटर। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ, इसे ध्यान रखेंगे। ओके है, और इसी में एक और ये जो लैपटॉप है इसके बारे में 2 क्वेश्चन लिख लीजिए लैपटॉप के बारे में, कि अगर एग्जाम में पूछे कि मोबाइल पीसी से किसे जाना जाता है, मोबाइल पीसी से किसे जाना जाता है, तो लैपटॉप को मोबाइल पीसी से भी जाना जाता है। मोबाइल पीसी से भी जाना जाता है। मोबाइल पीसी का मतलब क्या हो गया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आप आसानी से जा सकते हो और यूज़ कर सकते हो, तो वही है मोबाइल पीसी। अब मोबाइल पीसी की बात हुई है तो हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो भी क्या है? अरे बाबा वो भी नई तकनीक पर आधारित है, तो वो भी कहीं ना कहीं माइक्रो कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल हुआ। तो आपसे पूछेगा ना, क्या पूछेगा भाई? कि भैया पहला मोबाइल, यही लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट मोबाइल, या फिर मोबाइल जो है वो किसने बनाया था? पहला मोबाइल जो है वो किसने बनाया था भाई? तो पहला मोबाइल आपका बनाया था मार्टिन, साथ में लिखेंगे नाम, मार्टिन कूपर। यानी मोबाइल जो है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये N है, मार्टिन कूपर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन कूपर के द्वारा। डन है, पहला मोबाइल मार्टिन कूपर के द्वारा बनाया गया था। और पहला लैपटॉप पूछ ले तो एप्सन का था पहला लैपटॉप। किसका था? एप्सन का पूरा नाम लिखें तो एप्सन HX200, एप्सन HX200 1981 में, एप्सन HX200 1981 में। कब बना था ये? तो 1981 में एप्सन HX200 बना था 1981 में, जो दुनिया का पहला क्या बना था भाई? लैपटॉप। ओके हो गया, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके है, हाँ एक और चीज़ जो आपसे पूछ लेता है कि भैया बताएं कि किसने वादा किया था कि हम दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट देंगे, सबसे सस्ता टैबलेट देंगे। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट देने का वादा भारत ने किया था, जिसका नाम था आकाश टैबलेट। डने, ये चर्चे में भी था, सुना होगा आपने, आकाश टैबलेट दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट। मेरे ख्याल से ये 2250 या फिर 2500 के आसपास में मिलता था, तो ये दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट हो गया। ओके, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम अगली वीडियो में MCQ के रूप में करेंगे, बेहतर बनेंगे और अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम में समझ सकें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे करना होता है। डन, तो इसे याद करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।